हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। ऑलरेडी मैंने बता दिया था ग्रुप पे कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव इन द मॉर्निंग इटसेल्फ आई सेड कि आज जो है ना आप लोगों को पेन एंड पेपर लेकर आना है। तो या तो आप पेन एंड पेपर पे यूज करो, ये ब्रेनस्टॉर्म करो, मैं मल्टीपल क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, वीडियो पॉज करना है एंड आपको जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी आप सोच पा रहे हो उसको लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड इसको और रिफाइन करके आपको क्या करना है कि 7 to 9 PM आज इसे सबमिट करना है। आपको आगे आपको पता चलेगा कि मैं क्या किन चीजों की बात करूंगा। इतनी मैं गारंटी लेता हूं कि आज के बाद आई एम रिपीटिंग इट, आपको सोसाइटी में आर्ग्यूमेंट जनरेट करने में, पॉइंट जनरेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। एज यू नो सोसाइटी जो है 75 मार्क्स के अराउंड GS1 का मतलब क्वेश्चन उसके आते हैं एंड ऑल्सो यू नो कि सोसाइटी सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है डेली लाइफ से। एंड यू नो कि सोसाइटी के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं GS1 में, जैसे कि ज्योग्राफी है एंड दी अदर सब्जेक्ट्स आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा अलाइंड है। तो मैक्सिमम बच्चे उसमें अच्छा करते हैं, आई मीन एवरेज मार्क्स उधर आते हैं, बट सोसाइटी गेम चेंजर होता है। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा और आज के बाद पॉइंट जनरेशन में, आर्ग्यूमेंट जनरेशन में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बस इस सीट को मल्टीपल टाइम्स जो है ना रिवाइज करना है। एंड ये मैंने सीखा है, मतलब जो मैं आज सिखाने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से। एंड 2021 के एक टॉपर थे, अंडर 100 उनकी रैंक आई थी, तो उनसे मैंने ये चीजें सीखी है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है एंड वीडियो लाइक कर दीजिए ऑब्वियसली। एंड पहला क्वेश्चन है, बताओ आप लोग कि सोसाइटी जो है जब सुनते हो तो क्या सोचते हो? लिखते जाओ, जो भी वर्ड्स आए दिमाग में लिखते जाओ। जब सोसाइटी वर्ड सुनते हो कौन सी वर्ड्स आती है? चाहे आप बिगनर हो, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है यूपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन में, तो चलेगा, सबके लिए सेम ही है। ठीक है, पॉज करो, लिखते जाओ। ऐसे ही अगर आपने लिख लिया हो पॉज करके, तो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ कि जो सोशल इश्यूज हैं, जो सोशल ब्रॉड जो प्रॉब्लम्स है, जब सुनते हो तो कौन कौन सी इश्यूज आपके दिमाग में आते हैं? आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जब भी आप सोशल इश्यूज सुनते हो तो कौन कौन से पॉइंट्स आपके दिमाग में आते हैं? पॉज करो और लिखो जो भी आ रहा है। ब्रॉडली देखना, इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे देखना, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सोसाइटी के बाद जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ब्रेनस्टॉर्म अगर आपने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन का जो 5 इशूज है मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं। मतलब मैं साथ साथ करवा रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, अपने पेज पे या कमेंट सेक्शन में लिख लिया। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन इज क्या है? वी नो की पॉवर्टी, सेकेंड वन इज हंगर, थर्ड वन इज हेल्थ, एजुकेशन एंड द लास्ट वन इज जेंडर। यही 5 है ना। मेजर में की बात करो, जेंडर इनइक्वालिटी। सो लेट अस सी कि व्हेन इट कम्स टू, अब देखो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये सब आएंगे, मतलब ब्रॉडर में कह रहा हूं, इंडियन सोसाइटी में यस देयर इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं, बट मेजर की बात कर रहा हूं। तो इसको मैं ऐसे करता हूं, एक्रोनिम एक बनाता हूं, या मुझे जहां तक याद है PH2EG। तो फर्स्ट थिंग, इफ यू go through a question, I mean you are reading a question of society, तो you will see कि social issues कौन कौन से इस क्वेश्चन में टच हो रहे हैं। अब जस्ट सी कि जब आप पॉवर्टी वर्ड सुनते हो तो क्या क्या आपके दिमाग में आती है। जैसे मैंने सोसाइटी का बोला, पॉवर्टी में क्या आएगा? सोचो क्या क्या आएगा। आप फिर से ब्रेनस्टॉर्म करो, क्या आएगा? यू नो एब्सोल्यूट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी हम सोचते हैं, सुनते हैं ना, एब्सोल्यूट हो गया, देन वी हैव रिलेटिव हो गया, यही आता है ना, क्रोनिक हो गया या सिचुएशनल हो गया, मतलब कि क्रोनिक है लंबे लॉन्ग टर्म में, सिचुएशनल है अभी शॉर्ट टर्म में। ठीक है, देन हम क्या सोचते हैं? रूरल अर्बन सोच सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं पॉवर्टी में एक और चीज कि जेंडर्ड पॉवर्टी। अब इसमें आप देख सकते हो विमेन को, या जो थर्ड जेंडर है, या LGBTQ कम्युनिटी को भी ऐड कर सकते हो। तो जब बस पॉवर्टी आया ना तो ये वर्ड्स आए। अब इस एक्रोनीम पे हम जाएंगे। ठीक है, EG कह लो या EG इसलिए एग्जाम्पल के लिए हम यूज करते हैं ना, दैट्स व्हाई आई ब्रॉट दिस थिंग, एंड PH2EG। अब जब हम हंगर सोचते हैं ना, क्या क्या आता है? क्रोनिक, हिडन में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले होते हैं, या और भी बहुत सारे। ये आपको लिखते जाना है। आपने अगर ब्रेनस्टॉर्म कर लिया है तो भी मैं बोलता हूं इसको लिखते जाना है। देन वी हैव हेल्थ जब सुनते हो वर्ड तो क्या क्या दिमाग में आता है? प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी, टर्शियरी, या बहुत सारे और जो टर्म्स आ रहे हैं वो आपको आज ब्रेनस्टॉर्म करना है, ये होमवर्क है। ठीक है, देन वी हैव एजुकेशन। जब सुनते हो तो क्या सुनते हो कि लिटरेसी, एजुकेशन जो है वो कितने लेवल्स पे दी जा रही है, क्या प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, इस तरीके से और भी चीजें आपको जो समझ में आ रही है वो लिखते जाओ। एजुकेशन से जेंडर इनइक्वालिटी में जो भी चीजें आपको समझ आ रही है, इसमें तो बहुत सारे हैं। माई पॉइंट इज, जब कोई क्वेश्चन देखो सोसाइटी में तो उसमें एक एस्पेक्ट इस तरीके से सोचना है, ब्रॉड सोचना है, इंक्लूसिव सोचना है कि सोशल इशूज जो है ना, मेनली 5 वी आर फेसिंग,
एक कास्ट वाला भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो मैंने कहीं और के लिए रखा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वो कहीं और के लिए रखा है, तो वो दूसरे वाले कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन, अब जब आप लोग सुनते हो सेकेंड मेजर क्वेश्चन जो सेकेंड है जिससे डायमेंशन बनेगा, पहला क्या था कि मेन इश्यूज क्या है, ये बस आपको सोसाइटी में काम नहीं देगा, सोशल इश्यूज वाले सब्जेक्ट में, इवन गवर्नेंस में, इवन एथिक्स में, हर जगह आपको ये काम देगा। तो क्या दिया था मैंने पहले में, PH2EG, पॉवर्टी, H2 जो हंगर है, एंड देन वी हैव हेल्थ इश्यूज, या हेल्थ के पर्सपेक्टिव से सोचो, देन वी हैव एजुकेशन, एंड देन वी हैव जी से जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, या जेंडर जस्टिस से इसको कनेक्ट कर सकते हो। अब ये यूनाइटेड नेशन का भी SDGs 1 to 5 है, ऐसे भी इसे याद रख सकते हो। ओके, तो ये पहला हो गया। सेकेंड वन इज आपको बताना है कि इंस्टीट्यूशंस हमारी सोसाइटी में कौन कौन से हैं। जस्ट टेल मी, ब्रेनस्टॉर्म करो। सेकेंड मेजर क्वेश्चन, कौन से हैं इंस्टीट्यूशंस? स्टार्टिंग विद द फैमिली पहला है, दूसरा है मैरिज है, ये आपने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ब्रेनस्टॉर्म कर लिया। देन वी हैव कास्ट, देन वी हैव रिलीजन, देन वी हैव एजुकेशन। यहां ऐड कर सकते हैं? नहीं, एजुकेशन छोड़ देता हूं क्योंकि हमने यहां कर लिया एजुकेशन, तो ये डुप्लीकेशन ना हो। तो वैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी होता है, पर कर लेता हूं, सही रहेगा। मतलब जो मेजर इंस्टीट्यूशन है वो ये 5 हैं इंडियन सोसाइटी में, ऐसे देख सकते हो। लाइक एक चीज और है, मीडिया को हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, और भी चीजें हैं जो इंक्लूड किया जा सकता है, बट मेजर पे हम फोकस करते हैं, जो हमारी सोसाइटी को जो है ना, मतलब उसमें मेजर जो स्टेक होल्डर या इंस्टीट्यूशन है। अब फैमिली में कितने मैंने डिवीजन दिखा सकता हूँ, सोचो एक बार, कितने तरह के फैमिली होते हैं? ज्वाइंट होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियर पेरेंट, सिंगल पेरेंट ये फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली विद एक्सटेंडेड टाइज होते हैं। मतलब ये खत्म नहीं होगा, एक बार सोचना, इसको आप लिखना, सुन जो रहे हो ना, लिखते जाना। ये मैं सबका देखूंगा बिटवीन 7 to 9 PM। आज कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा, ये करना है, इसका फायदा आपको पता चलेगा। देन जब आप सुनोगे मैरिज में, तो मैरिज में क्या क्या चीजें हो सकती है जो आपके दिमाग में आएंगी, हिट करेंगी? क्या है? अरेंज मैरिज, ओपन मैरिज, सॉरी लव मैरिज। देन आजकल नया कॉन्सेप्ट चला है ओपन मैरिज। आजकल एक और नया कॉन्सेप्ट जो है अर्बन एरियाज में, वो है लिव इन जो रिलेशनशिप है, या जो एक बड़ा इशू रहा है बचपन से ही, आई मीन हिस्टोरिकली रहा है बच्चों के साथ, दैट इज चाइल्ड मैरिज। ये इसको भी कर सकते हैं, या और भी आपको ब्रॉड इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं तो वो भी इंक्लूड कर सकते हो मैरिज के अंदर। देन कास्ट जब आप सुनते हो तो बहुत तरह की चीजें हैं, हायरार्की है, वी हैव ये डिस्क्रिमिनेशन है, सब कास्ट हैं। ठीक है, और उसमें भी बहुत चीजें आप सोच सकते हो। अभी मैं आपको ये फ्री कर रहा हूँ, मैं मेजर चीजें बता रहा हूँ, आप इसमें जितना अंदर जा सकते हो आप चाहो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, रिलीजन में जब सुनते हो तो कितनी चीजें हैं, 2-3 चीजें तो सामने ही है, सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, ये तो आपके सिलेबस का पार्ट है। सोसाइटी का जो सिलेबस है ना, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये तो रिलीजन में ही आ जाएगा। अब रिलीजन के अंदर भी सब सेक्ट्स होते हैं, इस पे मेंस में क्वेश्चन आ चुका है सोसाइटी में, ये भी आप सोच सकते हो। देन वी हैव एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वैसे हमने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया, या आपके मन में जो भी आ रहा है यू कैन कवर थ्रू इट। ठीक है, मतलब कि आप लोग के लिए जो होमवर्क है आपके लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या, स्कूल्स आ सकता है, देन कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं जो एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आ सकते हैं, टीचर्स आ सकते हैं, मतलब खत्म नहीं होने वाला है जितना डाइवर्सिफाई कर, और यही हमसे यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है ना कि कितना आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो। अब इसके लिए जो एक्रोनिम हम यूज कर सकते हैं, दैट इज क्या कर सकते हैं, FMCREEG, ED कर सकते हैं, या इसको और मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो RCM, फेड, ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे कर सकते हैं। सो सेकेंड वन इज दिस थिंग, कि पहला मैंने बात किया जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में। सेकेंड जो हमने डिस्कस किया कि इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो है हमारी सोसाइटी में, जब भी क्वेश्चन सोचेंगे तो इस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखेंगे, जो इंस्टीट्यूशन पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, या वो कैसे इस चीज को सोच रहा है या देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, तीसरा मेजर क्वेश्चन आप लोगों से है कि बताओ कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, कौन कौन से वल्नरेबल सेक्शन है हमारे सोसाइटी में? ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, जो भी आ रहा है दिमाग में बोलते जाना है, आई एम सॉरी, लिखते जाना, टाइप करते जाना है, या कॉपी में लिख रहे हो तो उसको कीजिए। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने ये कर लिया। वीडियो पॉज करके मैं स्टार्ट करता हूं। वी हैव वल्नरेबल सेक्शन, हम सेक्स से या जेंडर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये मतलब थोड़ा डिफरेंटली सोच रहे हैं, यहां भी था वो, लेकिन इसको थोड़ा डिफरेंटली सोच रहे हैं कि वल्नरेबल सेक्शंस कौन से हैं। देन वी हैव नेक्स्ट वन इज मतलब सेक्स जेंडर हो गया तो इसमें क्या क्या आ सकता है, बहुत सारी आपको पता ही है।
आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को थर्ड जेंडर में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देन वी कैन थिंक अबाउट जो और भी वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी में, हम इसमें रिलीजियस जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। देखो सोचने की कोई लिमिट नहीं है, बस मैं सिखा रहा हूँ। रिलीजियस माइनॉरिटीज, फिर कास्ट, फिर क्लास। जब क्लास की बात आएगी ना, तो क्या क्या क्लास में ही मैं एक बार सोचता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या हो सकता है। इनइक्वालिटी हो सकता है, ये रिच एंड पुअर में। क्लास में ये हो सकता है कि मतलब कि हम जब क्लास की बात सोचेंगे तो मे भी हम सोच सकते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ की भी चीज सोच सकते हैं ना, क्लास जब ऐसे कीवर्ड आएंगे और उसको हम एज अ वल्नरेबल सेक्शन देख रहे हैं। या हम सोच सकते हैं कि जो पॉवर्टी हंगर को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं जब क्लास की बात आएगी, ठीक है। देन वी हैव रीजन। ये आपका रीजनलिज्म है ना, यहीं पे कवर हो जाएगा। रीजन एज अ वल्नरेबल सेक्शन में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि रीजन में बहुत सारे वल्नरेबल उस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। जैसे कोई इंसान है हिली एरिया में रहता है, ठीक है, कोई इंसान है डेजर्ट में रहता है, कोई इंसान है जो नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में रह रहा है, वो भी थोड़ा सा मतलब कि उनको उतने फायदे नहीं मिले। ऐसे हम सोच सकते हैं रीजन। या हम ऐसे आइलैंड्स उसको भी कर सकते हैं कवर। या बहुत सारे रीजन है जो फ्लड इफेक्टेड है, अभी बहुत सारी न्यूज में थे, ओडिशा बिहार वो पीछे रहते हैं, आसाम, या बहुत सारे हैं। तो रीजन इस तरह से सोच सकते हैं। अब रीजनल ही अगर जाओ ना तो इतना डाइवर्स है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रीजन को मैं एक और तरीके से ब्रेक करता हूँ। नॉर्थ साउथ, साउथ में आते हैं। साउथ में बस क्या साउथ ही है, सोचो कितने स्टेट्स आते हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड देन आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, दोनों में तेलुगु बोली जाती है। बस कर्नाटका की ही बात करो। अब देखो रीजन में भी हम स्पेसिफिकली एक स्टेट में आ गया, कर्नाटक में भी कितनी डाइवर्सिटी है, तो उसमें भी कितने वल्नरेबल सेक्शंस होंगे। मतलब अलग अलग तरीके से हम सोच सकते हैं। लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम देख सकते हैं, रिलीजियस बेसिस पे देख सकते हैं, यहाँ पे और तोड़ सकते हैं। देखो कोई लिमिट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, बट ब्रॉडली हम कैसे थीम्स लेंगे उसकी बात कर रहा हूं। देन वी कैन गो टू एज में जा सकते हैं, उम्र। इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड है, यूथ है, एल्डरली है ना वल्नरेबल सेक्शन में। और भी तोड़ सकते हो आप। देन हम जा सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, वो भी वल्नरेबल सेक्शन में आएंगे। एक पेज और ऐड कर देता हूं, पीडब्ल्यूडी। और उसके बाद जैसे कि एससी, एसटी एंड ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशली बना दूं क्या? हाँ चलो ठीक है, उनके लिए भी अलग से बना देता हूं क्योंकि क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जितने भी वल्नरेबल सेक्शन है ना, उनको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। कैसे कि जब भी सोचो एस, इनको आर में रखूं, एस आर सी सी, ठीक है। ये मैंने उन टॉपर से सीखा है, ठीक है। आप ही लोगों को ये नॉलेज में ट्रांसफर कर रहा हूं। देन वी हैव रीजन आर, एज सेकेंड था, तो आर इसको कैसे कर सकते हैं, एस आर सी सी रीजन था जिसको हमने तोड़ा बहुत है। फिर एज ग्रुप्स थे, फिर जी नहीं पी था, पीडब्ल्यूडी जो है, एंड देन एस फॉर एस सी, एस फॉर एस टी एंड देन ट्रांसजेंडर। तो एस आर सी सी, रैप, एस एस टी, ये है आपके वल्नरेबल सेक्शन। यहां पे कास्ट में भी एस सी एस टी आ सकते हैं, लेकिन मैंने सेपरेटली उनको रखा कि उनके इशूज हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ने हैं, समझने हैं। ओके, देन द फोर्थ पार्ट वी कैन डू इज, चौथा चीज जो हम सोच सकते हैं वो है इंडियन सोसाइटी पे जो इंपैक्ट पड़ा है, मतलब इंडियन सोसाइटी को जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है अलग अलग तरीके से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन है, देन वी हैव जो अर्बनाइजेशन। माइग्रेशन अर्बनाइजेशन को हम मतलब एक से ही देख सकते हैं, बट सेपरेटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली माइग्रेशन से। देन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईसीटी, ये भी हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली इन 21st सेंचुरी। तो ये जो फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं जो चेंज कर रहे हैं हमारे सोसाइटी को, तो इसको भी हमें सोचना है। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इस चीज को भी, इस एस्पेक्ट को भी हम देख सकते हैं। सो इसको कैसे कर सकते हैं, MGUI या MIG-U, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, सो मिग है ना, आप लोग पता है ना, हमारी जो एयरक्राफ्ट है, वन ऑफ द एयरक्राफ्ट, एंड देन इसमें अर्बनाइजेशन का यू या मिगू कर लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, मिग यू। तो ऑल टुगेदर हमने 4 तरीके से चीजों को देखा
पहला हमने देखा कि सोशल इशूज क्या है मेजरली, उसको हमने किस तरह से देखा, दैट इज चलो वहीं चलते हैं, PHUEG। तब हमने देखा जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे सोसाइटी के, जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको देखा, तो या इंस्टीट्यूशंस कह लो, तो वो हमने देखा, उसको हमने कैसे किया था, अरे यार किधर गया, इसको हमने किया है SRM समथिंग किया था ना, मिटा दिया मैंने, SRM या RCM फेड, RCM फेड, एंड देन इसको SRCC जो कि थर्ड है वो है वल्नरेबल सेक्शंस, SRCC रैप SST, देन द फोर्थ वन इज MIGO, दैट इज द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस विच आर चेंजिंग आवर सोसाइटी और ट्रांसफॉर्मिंग आवर सोसाइटी। तो पॉइंट इज, अब जब कुछ करो, कुछ सोचो, सोसाइटी में कोई क्वेश्चन आए, लेट अस सपोज एक क्वेश्चन आ जाता है वल्नरेबल सेक्शन पे, क्वेश्चन आ जाता है पॉवर्टी पे, क्वेश्चन आ जाता है इनकम पे, ग्रोथ पे, हंगर पे, तो इन डायमेंशंस में सोचना है। ओके मैं रिपीट कर रहा हूं, और आपकी अब जो थिंकिंग होगी एक तो ब्रॉड भी होगी एंड देन इंक्लूसिव भी होगी, और ये चीजें हम हर सब्जेक्ट में कोशिश करेंगे इस चीज को इस तरीके से करने का, और भी चीजें ऐड करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगा। अब आपको क्या करना है, आपने इस चीज को ब्रेनस्टॉर्म किया, आपको जस्ट ये करना है कि इनको प्रॉपर आप फॉर्मेट में पहले तो दिखाना कि ब्रेनस्टॉर्म क्या क्या किया, रॉ जो होगा वो भी इंक्लूड करना आज 7 to 9 PM, प्लस आप ये भी इंक्लूड करना कि आपने उसको कैसे रिफाइन किया है या और भी चीजें आपने कैसे ऐड की हैं, ये दिखाना मुझे, ठीक है। और इस सीट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा और कहीं चिपकाना पड़ेगा, सो दैट आप मल्टीपल टाइम्स जब रिवाइज करोगे तो अब कोई भी सोसाइटी का क्वेश्चन आएगा ना, जाके देखो और सोचो इस तरीके से। ये थोड़ा समय लगेगा अप्लाई करने में, बट देखना कि कितना फर्क आएगा। मुझे तो फर्क आया जब मैंने उन टॉपर की ये तरीके को देखा ना, तो मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा बदलाव आया, ठीक है। तो डायमेंशन फैक्ट्री क्यों डायमेंशन फैक्ट्री है, जहाँ पे हम टॉपर से सीखेंगे, बस हम आंसर राइटिंग नहीं सीखेंगे, उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज यूज की उनको यूज करेंगे एंड बेस्ट पॉसिबल वे में आपके लिए इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, सो दैट आपकी प्रिपरेशन और ईजी हो पाए, ठीक है। एंड कोड सेक्शन की जहां तक बात है उसे हम कल से रिज्यूम करेंगे, ठीक है। आज मुझे लगा इसमें ज्यादा समय लगेगा एंड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसी को किया। आई होप आपको ये पसंद आया हो, एंड रिव्यू देना हो तो वो भी दे दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो। प्लस कल से मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि वोट कराया था तो ऑलमोस्ट 500 पीपल में 60% ने ज्योग्राफी के फेवर में वोट किया, तो ज्योग्राफी ही करेंगे कल से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आज का डिस्कशन जो न्यूज वाला है, उस पर हम आते हैं। 5 आर्टिकल्स हैं, 1 by 1 देखेंगे पांचों को। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, टू डेट GST टू किक ऑन September 2022। तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने रेट फोर्स इस ईयर जो अपना उन्होंने स्पीच दिया, उसमें यही बोला कि हम GST में ना न्यू रिफॉर्म्स लाने वाले हैं। न्यू रिफॉर्म्स में जो 4 प्राइमरीली जो कैटेगरीज हुआ करती थी टैक्स GST का, उसको हम 2 पे लाएंगे, मेनली 2 पे लाएंगे, मेजर जो कैटेगराइजेशन होगा, और 1-2 ऐड किया गया है, वो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, GST काउंसिल होता क्या है, उसकी मतलब कि मैंडेट क्या है, कैसे वो डिसीजन लेती है, एंड जो टैक्स स्लैब्स हैं उसको भी समझेंगे, न्यू टैक्स स्लैब्स, एंड उसके फायदे क्या हुए। जैसे कि बस टैक्स स्लैब ही नहीं बदला गया है, बहुत सारे गुड्स पे, सर्विसेज पे ना प्राइसेस जो है ना, ये टैक्स स्लैब में ना उसको रिडक्शन किया गया है, ठीक है, रिड्यूस किया गया है, कि पहले जितना उस पर टैक्स लिया जाता था GST अब कम कर दिया है, तो उसको देखेंगे। एंड द हिंदू पेज नंबर 1, और ये ऑब्वियसली इकोनॉमी से है एंड खास करके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको बस मेन से जोड़कर मत देखना। और इतना न्यूज में है कि अब ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन दिखेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है वल्चर से रिलेटेड, और वल्चर के मतलब कि नंबर बहुत कम इंडिया में हुए हैं लास्ट 20-30 ईयर्स में, ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा मतलब कि वल्चर के नंबर जो है कम हुए हैं। तो उसके कंजर्वेशन को लेकर अलग अलग इनिशिएटिव्स लाए जाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस केमिकल की वजह से वल्चर्स के पॉपुलेशन कम हुए हैं, तो उसी से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, अगेन प्रीलिम्स स्पेसिफिक आर्टिकल है ये, द हिंदू पेज नंबर 2, ठीक है। देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल, जो इसको आप जो प्रॉपर एक्ट है ना, ऑर्गन डोनेशन वाले एक्ट, और उसमें किस तरीके से ऑर्गन डोनेट किया जाता है, प्रोसीजर क्या होता है, प्लस कौन इसको डोनेट कर सकता है, एलिजिबल कौन होते हैं, तो ये सारी चीजें, और कौन ले सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ये न्यूज में है, इसको हम एथिकल कॉम्पास पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, या जो पॉलिटी से भी, गवर्नेंस से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे। देन वी हैव, और ये द हिंदू पेज नंबर 2 पे है, देन वी हैव जो सिटीजनशिप एक्ट है, उसमें कुछ एग्जेम्पशंस किए गए हैं, मतलब एक रूल आया रिसेंटली, खास करके वो तमिल, श्रीलंकन जो तमिल्स हैं नेशनल्स, उनके लिए एग्जेम्पशन किया गया है, सो दैट दे कैन स्टे इन इंडिया एंड उन पे पेनल्टीज ना लगे।
तो हम पहले सिटीजनशिप एक्ट भी समझेंगे इस आर्टिकल के थ्रू, देन किस तरह से इंडिया में सिटीजनशिप दी जाती है उसको समझेंगे, देन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो एग्जाम्पशंस दिए गए, स्पेशली जो नेचुरलाइजेशन है उसके थ्रू फॉर द 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज, दैट इज दोज हु केम फ्रॉम 3 कंट्रीज, जो 3 कंट्रीज में माइनॉरिटीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, उसको भी देखेंगे। एंड जो ये रूल में एग्जाम्पशन दिया गया ना टू द तमिल माइग्रेंट्स, तमिल जो पीपल आए हैं इंडिया में, उनको भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छे से मैं बताऊंगा। ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड है एंड GS2 से आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। द हिंदू पेज नंबर 5। देन वी हैव कैबिनेट ने एक नया स्कीम अप्रूव किया है, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग को लेकर। तो आप इसको एनवायरमेंट परस्पेक्टिव से भी देख सकते हो, स्कीम को हम समझेंगे जिस तरीके से। और उसमें हम एक और चीज देख सकते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर गवर्नमेंट ना क्या स्टेप्स ले रही है, और एक इंपॉर्टेंट अम्ब्रेला स्कीम है, उसको स्टडी करेंगे अच्छे से। ठीक है, द हिंदू पेज नंबर 12 में स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है टू रेट GST टू किक ऑन September 22। सो ये हम एक्सपेक्टेड था एंड दिवाली से पहले ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि दिवाली ऑफर देंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो वी हैव GST काउंसिल ना डिसाइड करता है कि सिंप्लीफाई करेगा टैक्स स्ट्रक्चर इन 2 मेन स्लैब्स। देखो GST काउंसिल क्या है और टैक्स स्लैब्स क्या हुआ करती थी, इसको हम पहले समझेंगे। अभी भी है 22 सितंबर तक पुराने टैक्स स्लैब ही चलेंगे, उसी के बेसिस पे टैक्स लिया जाएगा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले GST काउंसिल क्या है इसको देख लेते हैं। तो GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसमें चेंज अगर लाना है, आप लोगों से क्वेश्चन है, ठीक है, कि GST काउंसिल में कोई चेंज लाना होगा तो इसमें क्या आर्टिकल 368 लगेगा, उसके थ्रू अमेंडमेंट होगा। ऑल्सो अगर 368 लगेगा तो क्या इसमें जो फेडरल जो नेचर होता है कि 50% प्लस 1 स्टेट की भी एसेंट चाहिए, क्या वो लगेगा? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सॉरी, स्टार्ट तो कर दिया, मतलब आते हैं हम आर्टिकल पे। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है अंडर आर्टिकल 279A। ओके, इंसर्टेड बाय, आपको पता है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 101 में क्या है, वी हैव यही मतलब GST। 102 में क्या है बताओ, बता पाएगा कोई? सो जो बैकवर्ड कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 से। 103 में क्या है, कोई बताएगा? EWS को रिजर्वेशन जो दिया जाता है। 104 में, ये सब स्टेट पीसीएस में बहुत पूछता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 104 में जो एंग्लो इंडियंस है ना, उनको जो रिजर्व थी उनके लिए सीट और उनको नॉमिनेट करते थे लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेचर में, वो हटा दिया गया वो प्रोविजन। एंड 10 ईयर्स के लिए जो SC STs के लिए रिजर्वेशन हुआ करता था इन्हीं लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेटिव बॉडीज है उसको बढ़ा दिया गया। तो ये 104 है। अब बताओ 105 में क्या है? ठीक है, सो आते हैं इस पे। GST काउंसिल के चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, आप लोगों को पता है। मेंबर्स जो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो होंगे ही, उनके अलावा जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ना, वो भी होंगे। एंड देन फाइनेंस एंड टैक्स मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज विथ लेजिस्लेचर्स। ओके, देन डिसीजन कैसे ली जाती है GST काउंसिल में कि 75% मेजोरिटी, मतलब जितने भी वोट है ना वो 75% उस जो प्रपोजल है उसके फेवर में होने चाहिए। देन और इसमें सेंटर के पास 1/3 वेट है एंड स्टेट के पास कलेक्टिवली, स्टेट या यूटीज जिसके पास लेजिस्लेचर है उसको मिला दो तो 2/3 है। अब 33.33% सेंटर के पास है, तो ऑब्वियस है कि कोई भी डिसीजन मतलब 75% अगर चाहिए वोट तो वो तो बिना सेंटर के पास हो ही नहीं सकता। और कोरम क्या है, मतलब कि कितने लोग चाहिए कि एक मीटिंग हो सके प्रॉपरली, तो उसके लिए 50% चाहिए टोटल मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में कितना होता है, मतलब कि अगर हाउसेस के हिसाब से देखें तो 10% होता है। रेलिवेंट आर्टिकल बता दो कौन सा है कोरम से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज, अब इसमें क्विक समरी देख लेते हैं कि GST रेशनलाइज किया गया। एंड हाँ, टैक्स स्लैब की मैं बात कर रहा था, तो 4 टैक्स स्लैब हुआ करती थी या अभी भी है। फर्स्ट वन इज 5%, 12%, 18% एंड देन वी हैव 28%। तो अब जो है ना 2 स्लैब इसमें रहेंगी, 2 हट जाएंगी। बताओ कौन से जाएंगी? 12 जाएंगी और 18 जाएंगी। 5 एंड जो 18 है, मतलब 28 मैंने बोला, 5 18 कंटिन्यू करेगा और प्लस एक 40% का भी स्लैब आएगा। और इस 40% में 2 तरह के गुड्स होंगे। एक तो सिंस, मतलब कि जिसमें नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको, मतलब कि गुटखा टोबैको टाइप की चीजें। एंड दूसरा लग्जरी गुड्स, इस पे 40% आपको देना पड़ेगा टैक्स। तो यही है मेजर चेंजेस और ये लागू होगा 22 सितंबर एंड एमिंग एट बायंसी। अब इसको क्यों लाया गया? कॉम्प्लायंस एंड रिलीफ फॉर एसेंशियल गुड्स। बायंसी का क्या मतलब होता है? बायंसी का सिंपल मतलब होता है कि कैसे आप हाउ रिस्पॉन्सिव टैक्स रेवेन्यू इज टू द ग्रोथ इन GDP। मतलब कि GDP में जो ग्रोथ हो रहा है उससे टैक्स रेवेन्यू कैसे रिस्पॉन्ड करता है, मतलब रेवेन्यू में कैसे बढ़ता है, घटता है, इंपैक्ट पड़ता है।
ठीक है। तो इसको ध्यान में रखा गया है। कॉम्प्लाइंस मतलब आप पालन कर रहे हो रूल को, लोग नहीं करते, ज्यादा टैक्स रेट रहते हैं तो चोरी करते हैं, तो कम होगा, रेशनलाइज होगा तो वो भी देना पसंद करेंगे टैक्स। देन वी हैव रिलीफ फॉर एसेंशियल गुड, मतलब एक तरह से महंगाई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं 33 जो % लाइफ सेविंग ड्रग्स है ना इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें 0% टैक्स, मतलब उस पर कोई अब नहीं लगेगा टैक्स। तो 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स हैं, सर्टेन फूड आइटम्स, उस पर अब 0% लगेगा, ठीक है। उसको डेली यूज गुड्स जैसे सीमेंट, फार्म इनपुट्स, हेल्थ सेक्टर टू बेनिफिट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है ना, इसकी वजह से क्या होगा, टेक्सटाइल एंड केमिकल्स में इसको मतलब कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको सो दैट और बेटर वे में लोगों को फायदा हो, ठीक है, टेक्सटाइल और केमिकल्स में। अब देखो ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म आपको अगर समझना है तो आप इसको देख सकते हो कि कैसे चेंजेस लाए गए हैं टैक्स स्लैब में, रैशनलाइजेशन के बाद जो चेंजेस किए गए और लोगों पे कम लोड पड़े, इसको आप देख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने और इजीली सिंप्लीफाई, इससे महंगाई कैसे कम होगी, ये सारी चीजें हैं, आपको समझ आएगा। सॉरी। देन देखो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा, और ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो रेवेन्यू न्यूट्रलिटी एंड बायोंसी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव कॉम्प्लाइंस, ठीक है, एंड देन वाइडन टैक्स बेस एंड बायोंसी होगी, मतलब जो है ना चेंज हो रहा है जीडीपी पे, तो इसमें भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी, मतलब इंप्रूव्ड बायोंसी होगी। देन कंज्यूमर वेलफेयर भी है, एक तो महंगाई कम होगी, दूसरा जो एसेंशियल गुड्स है ना उसमें भी आपको राहत मिलेगी, जैसे कि लाइफ सेविंग 33 ड्रग्स पे नहीं लगेगा जीएसटी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इंश्योरेंस पे भी नहीं लगेगा, तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर घटेगा और पैसे सेव होंगे लोगों के। सेक्टोरियल बूस्ट मिलेगा हेल्थ, एग्रीकल्चर, एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि इनपुट कॉस्ट घटेगा। यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स दिखेंगे जिसकी वजह से इनपुट कॉस्ट घटेगा। फिर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बढ़ेगा, लोगों और भी ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, सेविंग्स होंगे, या और भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें बढ़ेगा। फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल, ऑब्वियसली लग्जरीज इन गुड्स जो है ना उस पर हाइट जो रेट्स हैं, से सस्टेन रेवेन्यू विदाउट बर्डनिंग एसेंशियल चीजों पे से हटा दिया गया है, एंड जो सीम या लग्जरी गुड है उस पर बढ़ाया गया है, तो उसमें सेस भी लगेगा। एंड स्टेट फाइनेंसेस को भी ध्यान में रखा गया कि कंपेंसेशन सेस जो है ना ये ऑन सीन गुड्स कंटिन्यूज एडिंग स्टेट्स इन पोस्ट जीएसटी रेवेन्यू मैनेजमेंट, तो उनको जो लॉसेस अगर किसी स्टेट को हो रहा है तो वो भी आपको रेवेन्यू का मिल रहा है इसके थ्रू, ठीक है। यही पूरा आपका मामला है, आप समझ गए होंगे। चलते हैं सेकंड आर्टिकल पे, एंड दैट इज इंडियाज फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च्ड इन असम। सिंपल है, एनवायरमेंट से है। अब असम में बेस्ड एक फाउंडेशन है जिसका नाम है, इतना याद रख पाना थोड़ा कठिन है पर फिर भी देख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं। हमारे लिए वल्चर को समझना है, उसकी पॉपुलेशन और उसकी कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस। सो वी फाउंडेशन है, सो असम बेस्ड फाउंडेशन इन अ कोलैबोरेशन विद गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जूलॉजी डिपार्टमेंट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल। तो ये न्यूज में है और स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्यों बना ये लॉन्च किया है? बिल्ड अ नेटवर्क फॉर सेविंग वल्चर्स, द पोर्टल विल डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन इन लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन इन लोकल लैंग्वेजेस एंड बिगिनिंग विद द एसएमईज टू रेज अवेयरनेस अबाउट वल्चर कंजर्वेशन, ठीक है। सो इंडिया में टोटल 9 वल्चर स्पीसीज हैं, जिसमें से 4 क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जिसका नाम है ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड रेड हेडेड वल्चर। ये 3 हुए, और चौथा है लॉन्ग बिल्ड। ये चारों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, याद रख पाओ तो कर लेना। 9 वल्चर स्पीसीज है, 9। एंड पॉपुलेशन में डिक्लाइन होता है 90 से लेके मिड 2000 जो डेकेड था। इंडिया विटनेस्ड 99% डिक्लाइन। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा इन वल्चर नंबर्स, मेनली ड्यू टू द वेटेरिनरी ड्रग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। डिक्लोफेनेक टॉक्सिक टू वल्चर्स फीडिंग ऑन कैटल। सो देखो कैटल के ट्रीटमेंट के लिए ना इस ड्रग का यूज किया जाता था, तो ये जब वल्चर कंज्यूम करते हैं ना उनके डेथ के बाद, तो वल्चर ही खाते हैं उसे, तो उनके बॉडी में वो जब गया तो इससे बहुत सारे वल्चर्स के नंबर कम हो गए, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट। तो करेंट एस्टिमेट ये है, इतने अलग अलग वल्चर्स हैं इंडिया में, ठीक है, जो खास करके जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। व्हाइट रम्प्ड वल्चर्स, ब्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स, इतने मतलब याद रहना कठिन है थोड़ा। मोस्टली कंसंट्रेटेड, इसका देखो हैबिटेट ये इंपॉर्टेंट है। असम में इसीलिए कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। अब कंजर्वेशन मेजर्स क्या है? जो ये ड्रग था ना कैटल के लिए यूज किया जाता था, इसको मतलब कि बैन कर दिया 2006 में। वल्चर सेफ जोन्स मल्टीपल स्टेट्स में लगाए गए। देन कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स अंडर द वल्चर कंजर्वेशन, ये भी मतलब इसका भी प्रोविजन किया गया। एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम मतलब कि जैसे पिंजौर में, असम में, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन जगह पे किया गया। देन वी हैव इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस के लिए कि किस दिन मनाया जाता है, तो इसी आर्टिकल में फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर। फर्स्ट सैटरडे ही है ना, हाँ, फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर, ठीक है। तो आपको एक तरह से आइडिया मिल गया वल्चर को लेकर क्या है, कैसे कंजर्वेशन की जाती है। देन द नेक्स्ट है आर्टिकल इज अबाउट ऑर्गन डोनेशन। तो
Madras High Court sets aside an order of authorization committee that had denied permission for kidney transplant between two family friends due to the lack of documentary proof for their friendship. देखो सिंपल मैं समझाता हूँ. ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हुआ क्या, ये इंसिडेंट बताता हूँ एंड देन हम आएंगे क्या प्रोविजन है. तो एक फैमिली फ्रेंड ने अपने मतलब कि जिनको किडनी की जरूरत थी उनको किडनी देना चाहा. तो पहले वो गए जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनके पास, डीएम के पास. तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने फ्रेंडशिप के लिए डॉक्यूमेंट मांगा. तो फ्रेंडशिप के लिए क्या डॉक्यूमेंट होगा, तो फिर जो है ये लोग गए टू द जो अथोराइज करती है अंडर दिस एक्ट, थोटा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट, उनके पास गए कि अथॉरिटी मिले, इनको अलाउ कर दे कि किडनी जल्दी से ट्रांसप्लांट हो पाए. तो उन्होंने ये कहा, मतलब दिस अथॉरिटी सेड कि क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम नहीं अलाउ कर सकते हैं फ्रेंडशिप का डॉक्यूमेंट. अब ये बात हाई कोर्ट में गई. हाई कोर्ट ने बोला कि यार फ्रेंडशिप का क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है, और उसी जजमेंट में कुछ चीजें आई. सबसे पहले हम आते हैं इस एक्ट पे, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994. तो इसका दो ऑब्जेक्टिव है. एक तो रेगुलेट करना रिमूवल, स्टोरेज एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज फॉर थेरेपेटिक पर्पसेस. एक चीज ये है, ये इंश्योर करना. एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉमर्शियल डीलिंग ना हो ह्यूमन ऑर्गन्स की. होता है ना, तस्करी होता है इन चीजों की, ये ना हो. पहले तो प्रमोट करना है और उसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज बनाना है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को. सेकेंड थिंग इज कॉमर्शियल डीलिंग ना हो. दोनों चीजें हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं. ठीक है. अब इसके सेक्शन 9(1) एंड 9 क्लॉज 1 एंड 9 क्लॉज 3 ये इंपॉर्टेंट है. ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है ये उस पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं. तो 9(1) जो है ना, परमिट्स ऑर्गन डोनेशन बाय लिविंग पर्सन टू अ नियर रिलेटिव. देखो नियर रिलेटिव को 9(1) परमिट करता है. जैसे पेरेंट हुआ, चाइल्ड, सिबलिंग, स्पाउस, ग्रैंड पेरेंट एंड चाइल्ड, जो ग्रैंड चाइल्ड है उसको आप कर सकते हो 9(1). 9(3) के अंदर है इफ द डोनर इज नॉट अ नियर रिलेटिव. और अभी फ्रेंडशिप वाला केस है ना, फ्रेंड है, रिलेटिव नहीं है. ऑर्गन डोनेशन कैन ओनली बी डन विद अ प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑथराइजेशन कमिटी, जो कि इसी एक्ट के अंदर बनी है. ठीक है. अब यही मामला अटक गया. द डोनेशन इज मेड आउट ऑफ, और जो अगर डोनेशन होगा ये चेक करेगी, ऑथराइजेशन कमिटी चेक करेगी कि अफेक्शन, अटैचमेंट या अदर स्पेशल रीजंस की वजह से हो रहा है, और देयर इज नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और कमर्शियल डीलिंग इन्वॉल्व. ये दोनों चीजें वो चेक करेगी. अब देखो द हाई कोर्ट केस इन दिस आर्टिकल डील्स विद दिस वेरी सेक्शन 9 क्लॉज 3 because the donor and recipient were family friends, not near relatives, and the committee demanded documentary proof of friendship, which is HC said has unreasonable. मतलब बोला ही कि ये कैसे दे सकता है. अब सेक्शन 10 में ना, इसी एक्ट के सेक्शन 10 में, थोटा एक्ट के, कि ऑथराइजेशन कमिटी की बात की गई है कि प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एंड हॉस्पिटल लेवल ऑथराइजेशन कमिटीज टू रेगुलेट एंड अप्रूव केसेस वेयर डोनर इज नॉट नियर रिलेटिव. ठीक है. तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड कमिटी इस चीज को भी इंश्योर करेगी कि ये कोर्जन मतलब फोर्सफुली या कॉमर्शियल पर्पज से नहीं डोनेट किया जा रहा है. देन सेक्शन 19 जो है पनिशमेंट की बात करती है कि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है ना कॉमर्शियली या प्रेशर में करवाया जा रहा है तो ये 5 या 10 साल का है और फाइन वगैरह है. इतना डिटेल में नहीं जाना है, यही समझना है कि नियर रिलेटिव नहीं है तो उस केस में 9(3) में क्या है कि आप दो तरीके हैं कि या तो मतलब तरीके क्या है, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पे कि डोनेशन जो है ना वो अफेक्शन, अटैचमेंट या अदर स्पेशल रीजंस की वजह से आप दे रहे हो, बस उसमें फोर्स ना हो और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना हो डोनेशन. ठीक है. तो दे सकते हैं, बस अथॉरिटी किसकी, मतलब अप्रूवल चाहिए फ्रॉम ऑथराइजेशन कमिटी. अब इसी की वजह से हाई कोर्ट में ये बात किया क्योंकि इन्होंने मना कर दिया और दिस कमिटी वांटेड फ्रेंडशिप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ. तो उस पर हाई कोर्ट ने बोला ये कैसे होगा. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, फोर्थ. आई थिंक दिस इज द फोर्थ वन ना. हाँ, फोर्थ वन. चलो करते हैं डिस्कस. यूनियन गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज हु केम बिफोर जनवरी 2015 फ्रॉम पिनल प्रोविजंस. अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ. 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. सबसे पहला है 31 दिसंबर 2014. दूसरा डेट है 9th January 2015 and the third date is 31st December 2024. अब देखो हम आते हैं एक सिंपल सा, सिंपली समझाऊंगा, ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स इतने इसमें डेट्स है ना आपको कंफ्यूजन होगा. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो इमाइग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट जो है ना पास किया गया. जो पहले एक्ट था उसको रिपील करके ये एक्ट पास किया गया और उसमें क्या है कि प्रोविजंस 4 सेक्शन से मेनली. तो तीसरा सेक्शन क्या कहता है, ये इस एक्ट का डील करता है जो इमाइग्रेंट्स इंडिया में आते हैं या फॉरेनर्स आते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ पासपोर्ट और अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट और वीजा ऑफ 2025 एक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ देयर स्टे इन इंडिया. मतलब कि आपको वीजा या पासपोर्ट रहना चाहिए तभी तो आप स्टे करोगे ना, आप अगर दूसरे कंट्री से आए हो. बट इसमें ना एग्जेम्पशन दी गई है. क्या एग्जेम्पशन दी गई है कि जो श्रीलंकन तमिल नेशनल्स है ना वो अगर इंडिया में आए हैं, ओके,
देखो, श्रीलंकन नेशनल तमिल्स हु हैव टेकन शेल्टर इन इंडिया अप टू द 9 जनवरी 2015, इससे पहले, इस कट ऑफ डेट से पहले 9 जनवरी 2015, इससे पहले अगर इंडिया में आए हैं तो उन पे कोई पेनल्टीज नहीं लगेगी। जो डिटेंशन सेंटर है वहां नहीं डाला जाएगा। सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं, बट अगर उससे पहले जो तमिल नेशनल्स आए हैं जो श्रीलंका से हैं, उन पे कोई पेनल्टीज नहीं लगाएगी। यही एग्जेम्पशन है, ठीक है। अब इसी सेक्शन के अंदर एक और एग्जेम्पशन है, जो 3 कंट्रीज हैं जहां पे 6 माइनॉरिटीज आते हैं। वो 31 दिसंबर 2024 तक अगर इंडिया आए हैं, कहां से 3 कंट्रीज? अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज 6 कम्युनिटीज है, कौन कौन से? हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, और ये होगा आपको क्रिश्चियन, पारसी, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख एंड हिंदू। 1 2 3 4 5 6 एंड पारसीज, सिख, जैन। ये 6 कम्युनिटी अगर इंडिया में अगर आए हैं, ठीक है, ये इन कंट्री से, इन 3 कंट्री से, तो देखो श्रीलंकन तमिल्स के लिए एग्जाम्पशन है, पेनल्टीज नहीं लगेगा। अभी इनको सिटीजनशिप नहीं दिया जा रहा, ये मत देखना। अब हम आते हैं थर्ड थिंग पे, इस पे आते हैं। आपको अब समझ आ गया कि किसी भी सिटीजनशिप एक्ट जो 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, कोई भी ये 3 कंट्रीज से जो ये 6 कम्युनिटीज आती हैं, तो उन पर जो उनको अगर उन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले ही या उस तारीख को या उससे पहले आए हैं, तो उनको सिटीजनशिप इंडिया ग्रांट करेगी। अगर वो 5 साल से, इससे पहले आए हैं इस डेट से और 5 साल से इंडिया में हैं, तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। ये एग्जेम्पशन था सिटीजनशिप एक्ट 2019। बट ये तमिल जो नेशनल श्रीलंका के हैं उनके लिए नहीं है, ये बस इस 3 कंट्रीज के जो माइनॉरिटी 6 माइनॉरिटीज है उन्हीं के लिए। अब मुझे एक चीज समझाना है कि जो सिटीजनशिप है ना इंडिया में कैसे दी जाती है। 5 वेज हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड बाय नेचुरलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना है। एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब कि जैसे गोवा इंडिया में मिल गया या सिक्किम मिल गया, तो पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं बनते, उनसे, उनके वहां के जो लोग हैं उनसे पूछा जाता है कि वो इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हैं, तो उनको सिटीजनशिप ग्रांट की जाती है। आते हैं नेचुरलाइजेशन पे। तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू कैसे बनते हैं सिटीजन इंडिया के? तो आपको लास्ट 14 ईयर्स में, आप किसी दूसरे देश के नेशनल हैं, लास्ट 14 ईयर्स से इंडिया में लीगली, मतलब वीजा पासपोर्ट आपके पास है, रह रहे हैं, लास्ट 14 ईयर्स में, लास्ट 12 ईयर्स से 11 ईयर्स इंडिया में रह रहे हैं, एंड जब आप अप्लाई कर रहे हैं सिटीजनशिप इंडिया के लिए, तो लास्ट 12 मंथ से भी आप इंडिया में, मतलब टोटल आपको 11 ईयर्स रहना है लास्ट 14 ईयर्स में, एंड लास्ट 12 मंथ से भी आप इंडिया में, एंड आप प्लेज लेते हैं कि दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप जहां की आपको है उसको रिनाउंस कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, तब आपको मिलता है नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप। ये तमिल या किसी भी मतलब अदर कंट्रीज के जो लोग हैं वो इस प्रोसेस से, तमिल जो श्रीलंकन नेशनल है वो इस प्रोसेस से सिटीजनशिप इंडिया में पाते हैं। बट जो 6 कम्युनिटीज की मैंने बात की, उनके लिए ही सीएए में अमेंडमेंट किया गया, एंड 2014 का कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर। उस दिन या उससे पहले अगर आए एंड 5 ईयर्स से इंडिया में है, तो उनको सिटीजनशिप दी जाती है नेचुरलाइजेशन में, जो है एग्जेम्पशन या अमेंडमेंट करके। तो और सबके लिए क्या है, 11 ईयर्स आपको एग्रीगेट रहना पड़ेगा, बट इसमें नहीं है, मतलब जो ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं फ्रॉम दिस 3 कंट्रीज। समझ आ गया? सिंपल था। एग्जेम्पशन तमिल्स के लिए किस डेट को मिला है? 9 जनवरी 2015। उससे पहले आए हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो उनको कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा, सिटीजनशिप नहीं मिल रहा। जो ये 6 माइनॉरिटीज हैं इन कंट्रीज में, इन 3 कंट्रीज जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के हैं, अगर वो यहाँ आके रह रहे हैं 31 दिसंबर 2024 तक, तो उन पे कोई पेनल्टीज नहीं लगेगा। बट उनको अगर सिटीजनशिप चाहिए इन्हीं 6 कम्युनिटीज को, तो उनको 2014 31 दिसंबर से पहले इंडिया आना है एंड 5 साल यहाँ रहना, तब वो सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे दिया जाएगा। ठीक है, तो यही पूरा प्रोसेस था। 5th आर्टिकल है, कैबिनेट अप्रूव्स 1500 करोड़ स्कीम फॉर क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग। देख लो, तो हिंदू पेज नंबर 12 GS3 से आप इसको जोड़ सकते हो, या रिसाइकलिंग है तो मतलब कि इकोनॉमी भी आएगा और एनवायरमेंट भी आएगा। तो यूनियन कैबिनेट ने कल ही, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, हैज अप्रूव्ड 1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम टू बूस्ट रिसाइकलिंग of critical minerals from end of life products. This move is part of India's strategy to strengthen supply chain resilience, reduce import dependence. Recycle करेंगे तो स्वाभाविक है हमारा डिमांड कम हो जाएगा, इंपोर्ट कम होगा, एंड प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी इन द क्लीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। अब देखो इस समरी के अभी इस स्कीम का नाम नहीं आया, तो इसीलिए इसके बारे में स्पेसिफिकली नाम नहीं दिया है, बट इट इज द पार्ट ऑफ ऑलरेडी एक बड़ा अम्ब्रेला स्कीम है, दैट इज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे। तो पहले इस स्कीम को देख लेते हैं।
जो कल अनाउंस हुआ है। तो 1500 आउटले है करोड़ का। ऑब्जेक्टिव है डेवलप डोमेस्टिक रिसाइकलिंग कैपेसिटी, हम जानते हैं, लाइक कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट एंड रेयर, ये 5 हैं, इन पर फोकस रखा गया है रिसाइकलिंग को लेकर। ठीक है, कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। देन स्कोप क्या है, रिकवरी ऑफ मिनरल्स फ्रॉम इन एंड लाइफ प्रोडक्ट्स सच एज ई वेस्ट, मतलब जिसको आप फेंक देते हो ना, यूज नहीं करते हो, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स एंड व्हीकल्स। 10 ईयर इसका क्या रखा गया है, 6 ईयर से, मतलब 25-26 से स्टार्ट होकर 30-31 तक चलेगा। ठीक है, इंसेंटिव्स क्या दिया गया है, जो इंसेंटिव्स की बात की गई है, तो पहला इंसेंटिव जो इंपॉर्टेंट है कि प्रोवाइडेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू यूनिट्स एज वेल एज एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन, इन दोनों चीजों पे फोकस किया गया, एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसाइकलिंग यूनिट्स। ठीक है, यहां आपको इंसेंटिव्स मिलेगा। और दूसरी चीज इसमें है कि 1/3 ऑफ द आउटले ईयर मार्क फॉर स्मॉल एंड न्यू बेनिफिशियरीज टू प्रमोट वाइडर। देखो, 1/3 जो पूरा पैसा है ना इसका, वो नए बेनिफिशियरी जो इस तरह से रिसाइकलिंग यूनिट लगा रहे हैं ना, उनको जाएगा, ये ध्यान में रखना, 1/3। ओके, अब हम आते हैं अम्ब्रेला स्कीम जो है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसको ना अनाउंस किया गया था 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बजट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24 जुलाई 2024 को अनाउंस किया गया था एंड अप्रूव्ड किया गया था जनवरी 2025 में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है इस स्कीम से। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंश्योर डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी क्रिटिकल मिनरल्स एसेंशियल फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, क्लीन टेक्नोलॉजी, देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, वही सिंपल चीजें, डिफरेंस। और इंपोर्ट जो है रिड्यूस करना है, जो इंडिया करती है, इनहेंस सप्लाई चेन रेजिलियंस, प्रमोट एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। एंड ईयर अनाउंसमेंट तो हम बात कर ही चुके हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स को मैनेज करना, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना, सप्लाई चेन जो है रेजिलियंट हो, ये सारे फैक्टर्स है। अब इसमें एक नया स्कीम जो इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि रिसाइकल करेगा ई वेस्ट को, और 5 जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उस पर फोकस करेगा। वैसे कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इसमें भी 5 या 6 आई थिंक आते हैं, 5 या 6 या 8 आते हैं टोटल। आप लोग बताना कितने रेयर अर्थ एलिमेंट्स में कितने टोटल एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो यही है आज का डिस्कशन। ये क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना, बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो आप इसको स्क्रीन को रोक लो एंड अटेम्प्ट करो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। कल से हम रिज्यूम करेंगे, और जो जिस तरह से करते थे, ज्योग्राफी कल से स्टार्ट करेंगे। कोड सेक्शन जो हमने कल किया था उसको कल डिस्कस करूंगा मैं, फिर नया कोड दूंगा, एंड फिर जिस तरह से डिस्कस करते थे। एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट कि मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक कुछ चीजें और ऐड करूँ इस हमारे करेंटली में, और ज्यादा इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, मतलब बेस्ट पॉसिबल वे में जो दे पाए ना आपको देंगे। आपकी प्रिपरेशन होलिस्टिक होनी चाहिए। अभी थोड़ा मेंस पे इसलिए फोकस कर रहे हैं ताकि इन मंथ्स को ना अच्छे से यूज कर पाओ। जैसे जैसे प्रीलिम्स अप्रोच करेंगे ना, प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजें ज्यादा आ जाएंगी, सिंपल है। एंड ये जो डायमेंशन क्रिएट करने का तरीका आज हमने सीखा, इस पे मुझे होमवर्क चाहिए, और मुझे 1-2 बच्चे से नहीं चाहिए, सारे बच्चों से चाहिए। ये आप सबमिट करोगे, मैं कोई आंसर लिखने को आज नहीं बोला है, और इतना अगर नहीं होगा तो फिर सबकी पिटाई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल ज्योग्राफी के साथ, नए करंट अफेयर्स जो कल आएंगे उसके साथ, एंड कोड तो है ही हमारा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।